चलिए हम लोग इथिक्स शुरू करते हैं। तो इथिक्स में जो है देखिए, जो नीति शास्त्र हम लोग को पढ़ना है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो सैद्धांतिक पक्ष है और दूसरा जो है वो केस स्टडी है। तो जो सैद्धांतिक पक्ष है, इसमें तीन चीज़ों को पढ़ा जाता है। भाई पहला चीज तो होता है कि कुछ नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत होते हैं। मूल सिद्धांत का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि नीति शास्त्र, तो वास्तव में नीति शास्त्र है क्या? जैसे हम लोग कहते हैं नैतिकता, तो नैतिकता क्या होता है? नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर क्या है, पूछा भी था इस बार आईएएस में। इसी प्रकार से जैसे हम लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो मान लेते हैं कि धर्म ही नीति शास्त्र है, धर्म ही नैतिकता है, तो धर्म और नैतिकता में भी अंतर। या मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि कानून नैतिकता, तो कानून नैतिकता में क्या संबंध है? इस तरह के जितने भी आप लोगों के पॉइंट सिलेबस में लिखे गए हैं सैद्धांतिक, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे पहले तो नीति शास्त्र क्या है, इथिक्स ही क्या होता है मान लीजिए। या इसी प्रकार से जैसे आप लोगों के सिलेबस में लिखा गया है मूल्य, वैल्यू, कि मानवीय मूल्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड को हिंदी में जो है हम लोग बोलते हैं मनोवृत्ति, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति। या इसी प्रकार से एप्टीट्यूड क्या होता है, इसको बोलते हैं अभिक्षमता, अभिक्षमता। या मान लीजिए कंपैशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं कि एक होता है सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सहिष्णुता, मतलब कि सिंपैथी को हिंदी बोलते हैं जो है, मान लीजिए जब परिवार के लोग आपस में एक दूसरे से सिंपैथी रखते हैं, मतलब सहिष्णुता, बंधुत्व, भाईचारा, सहानुभूति, इसको हिंदी बोलते हैं जैसे सहानुभूति। अब देखिए, अब ये हम लोग पढ़ते तो हैं कि सिंपैथी, ये मान लीजिए पिता जो है पुत्र के साथ सिंपैथी रखता है। पुत्र कितना भी गलती कर दे, पिता थोड़ा बहुत बायस होकर ही सोचता है। कितना भी पिता से कहेंगे कि आपका लड़का नालायक है, पिता कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नहीं बोल रहा है, उसकी सिंपैथी बोल रही है। मान लीजिए माँ से कितना भी कहेंगे कि पुत्र ऐसा है, तो माँ देखिए पुत्र के प्रति जो है एक सिंपैथी रखती है। तो परिवार के जो सदस्य हैं आपस में जो लगाव रखते हैं, उसको हम लोग सहानुभूति कह देते हैं। अब मान लीजिए समाज में व्यक्ति जो है जब एक दूसरे से लगाव रखना शुरू कर दे, समाज में इस तरह का व्यवहार करना शुरू कर दे, इसी बात को हम लोग कहते हैं इम्पैथी। तो आप लोग के सिलेबस में सिंपैथी नहीं है, इम्पैथी पढ़ना है। लेकिन ये बताइए कि सिंपैथी और इम्पैथी में अंतर तो है ना, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसी सिंपैथी का और ज्यादा व्यापक स्वरूप कंपैशन है। कंपैशन, जैसे अब इसको इम्पैथी को बोलते हैं परानुभूति, परानुभूति। कंपैशन को बोलते हैं संवेदना, उसको हिंदी में आप लोग क्या संवेदना लिखा है। अब मान लीजिए, अच्छा ये नहीं चल रहा है, तो अब देखते हैं कि जैसे इस तरह की जो टर्म है, तो आप लोग क्या देखे होंगे हर साल जो है कुछ ना कुछ प्रश्न जो है, जैसे मान लीजिए इस तरह का आया होगा। तो ये सैद्धांतिक पक्ष 125 नंबर का ये आता है, और केस स्टडी जो है 125 नंबर की आती है। जो नीति शास्त्र जो है, जो GS4 है, ये जो 250 नंबर का है, इसमें 125 नंबर का सैद्धांतिक पक्ष आता है, 125 नंबर का केस स्टडी आता है। तो सैद्धांतिक पक्ष में जितने भी टर्म हैं, जैसे मैं बताया अभी, जैसे परानुभूति आप लोग क्या लिखा गया है। लेकिन अब परानुभूति पढ़ेंगे तो मैं फिर जो है परानुभूति तो पढ़ाऊंगा ही, साथ में जो है सहानुभूति भी जानना जरूरी है, क्योंकि सहानुभूति और परानुभूति में अंतर है। मान लीजिए कंपैशन और दूसरी तरफ जो है इम्पैथी में अंतर है। तो जैसे मैं कहा संवेदना, तो संवेदना क्या होता है। अब देखिए कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो एक सामान्य नियम ऐसे समझिए कि हम लोग मान लीजिए नीति शास्त्र क्या होता है, नीति शास्त्र का क्या स्वरूप होता है, नीति शास्त्र की क्या विशेषता होती है, उसका क्या महत्व है, क्या समस्या है।
इतना बात आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या, देखिए अभी पिछले साल ही एक क्वेश्चन आया था कि प्रशासन में जो है नीति शास्त्रीय मूल्यों की क्या आवश्यकता है, आया था क्वेश्चन। ऐसे ही व्यवहारिक प्रश्न आते हैं। तो हर जगह हम लोग को, जैसे मान लीजिए आप परानुभूति पढ़ते हैं, तो परानुभूति का शासन प्रशासन में क्या महत्व है, क्या समस्या है, जो भी टर्म हम लोग के यहाँ दिया गया है उस सब टर्म को इसी स्वरूप में हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो मैं बताया कि कुछ और भी एग्जाम्पल लिखता हूँ जो आप लोगों के सिलेबस में लिखा गया है। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल जो है वो देखा जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस लिखा गया है कि भावनात्मक समझ क्या होता है। भावनात्मक समझ, देखिए सिलेबस में भी दिखाता हूँ, सिलेबस जरा सा खोलिए। इमोशनल इंटेलिजेंस देखिए 4 नंबर टॉपिक लिखा गया है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है थ्योरी है। इसी प्रकार से जैसे जितने भी टर्म हैं, जैसे मान लीजिए निष्पक्षता क्या होता है। अब हम लोग निष्पक्षता तो रोज पढ़ते हैं, रोज पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में निष्पक्षता जो है, नॉन पार्टीशनशिप होता क्या है, उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या महत्व है। या इसी प्रकार से देखा जाए तो आप लोगों के सिलेबस में जैसे लिखा गया है टॉलरेंस, सहिष्णुता। तो जितने भी टर्म लिखे गए हैं, मैं 2-4 एग्जाम्पल बता दिया। जैसे इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा क्या है, ये जितना भी है, एक तो ये हम लोग को पढ़ना है। ये जितने भी टर्म दिए गए हैं, तो टर्म में जो है देखिए, जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस में पहले नंबर टॉपिक में भी कुछ इस तरह से टर्म दिए गए हैं, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। तो जहाँ जहाँ जो जो दिया गया है, जितने भी सैद्धांतिक पक्ष है, एक तो ये पढ़ना है। दूसरा चीज इसमें जो है, ये जो मूल सिद्धांत है, इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है कुछ व्यवहारिक जो है आयाम भी पढ़ना है। व्यवहारिक आयाम, तो व्यवहारिक आयाम का क्या मतलब है? व्यवहारिक आयाम का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं गवर्नेंस, तो उसी गवर्नेंस से बना है कारपोरेट गवर्नेंस, निगमित अभिशासन। तो निगमित अभिशासन जो है, इस नीति शास्त्र का जो है वो देखा जाए तो व्यवहारिक आयाम हो गया। इसको बोलते हैं कारपोरेट गवर्नेंस, निगमित अभिशासन। कुछ एग्जाम्पल लिखवा दें। निगमित अभिशासन, इसी प्रकार से देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग के सिलेबस में लिखा होगा कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे लिखा होगा कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स। देखिए कहां पर लिखा होगा बताता हूं। ये 7 नंबर देखिए, तो 7 नंबर देखिए, कोड ऑफ एथिक्स लिखा है, कोड ऑफ कंडक्ट लिखा है, सिटीजन चार्टर लिखा है 7 नंबर वाले टॉपिक में। सिटीजन चार्टर, या इसी प्रकार से जो है, जैसे मान लीजिए वर्क कल्चर लिखा है, वर्क कल्चर क्या है, या इसी तरह से उसमें देखिए और भी बताता हूं। जैसे एक लिखा होगा सूचना का आदान प्रदान, तो मैंने 2-4 एग्जाम्पल लिखा कि जैसे निगमित अभिशासन क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है, वर्क कल्चर क्या है। ये सब इसका जो है व्यवहारिक पक्ष है। एक तो ये भी पढ़ना है। क्या हुआ नागर, क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा चलो ऑन करके देख लो, कोई बात। उसको ऐसा करना कि यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा होगा इधर, तो आप लोग बल्कि इस साइड में बैठ जाइए। उसको बाद में कर लेना नागर, क्लास के बाद कोई बात नहीं, देख लो 1-2 बार। आप लोग इधर बैठ जाइए, ठीक रहेगा। अशोक, इसका रिमोट कहाँ है? यहीं पर है, हैं?
चलो नहीं होगा तो कोई बात है, क्लास के बाद कर लेना, ठीक ना, उसको बुला के, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो हम लोग के सिलेबस में एक तो मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत के बाद इसका व्यवहारिक आयाम है, व्यवहारिक आयाम या व्यवहारिक प्रयोग जितना भी है, तो मैंने 2-4 एग्जाम्पल लिख दिया। इसके बाद तीसरा चीज़ है जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसमें जो है वो देखा जाए तो हम लोग को विचारक पढ़ना है। भाई देखिए, कोई भी, जैसे गांधी जी हैं, चाहे अंबेडकर साहब हैं, चाहे J.S. मिल हैं, चाहे मान लीजिए सब वो करिए बेंथम है, चाहे मान लीजिए सब वो करिए दुर्खाइम है, चाहे मार्क्स है, तो ये जो विचारक हैं, इन विचारकों ने जो विचार दिया, उस विचार को भी सैद्धांतिक पक्ष में ही शामिल किया जाता है। तो जो विचारक हैं उसमें हम लोग को जो है 3 तरीके का विचारक पढ़ना है। एक तो जो है भारतीय विचारक कुछ पढ़ना है, कुछ जो है पाश्चात्य विचारक पढ़ना है, और कुछ जो है सुधारक भी पढ़ना है। ये 3 तरह के हैं। अब देखिए, ये सिलेबस में 1 नंबर टॉपिक में लिखा होगा। 1 नंबर टॉपिक में देखिए लिखा है मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन उद्देश्यों से शिक्षा। ये जो लिखा गया है ये टॉपिक है। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि कुछ भारतीय विचारक जो चर्चा में रहते हैं उनको पढ़ना है, कुछ पाश्चात्य विचारक जैसे बेंथम है, J.S. मिल है, चाहे मार्क्स है, चाहे सिर्फ से मान लीजिए सपोज करिए हीगल है। हीगल का देखिए ऐसे भी आया था इस बार, रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल, ये ऐसे हीगल का है। यदि मान लीजिए अच्छा से आप इसको विचारक पढ़े होते इथिक्स में, तो वो ऐसे जो है इसे इथिक्स से लिखा जाता। इसी बात तो ऐसे आया था, देखिएगा पेपर में। सबसे पहला काम करना है कि 10 साल का पेपर खरीद के रखना है, उसको देखना है कि प्रश्न कैसा आता है। पाश्चात्य विचारक कुछ पढ़ना है, जैसे सुधारक हैं तो सुधारक में जैसे मान लीजिए राजा राम मोहन राय हैं, चाहे तमाम भारतीय सुधारक हैं, चाहे पाश्चात्य सुधारक है, वो सब पढ़ना है। तो ये 3 चीज़ हम लोग को सैद्धांतिक पक्ष में पढ़ना है। और सामान्यतः मान के चलिए कि 30 से 50 नंबर का प्रश्न जो है विचारक से आता है। आप देखे होंगे 3 या 4 विचारक हर साल पूछे जाते हैं। और ये जो व्यवहारिक आयाम है, इस व्यवहारिक आयाम से लगभग जो है वह 40 से 50 नंबर इससे आता है। और इसके बाद जो है 40 से 50 नंबर जो है इससे भी आता है, कभी कभी 60 नंबर भी आ जाता है, कभी 40 नंबर भी है, इस तरह से ये नंबर आता है। अब जो आपने मूल सिद्धांत पढ़ लिया, जो व्यवहारिक आयाम पढ़ लिया, विचारक पढ़ लिया, तो इसी ABC पर आधारित जो है, ABC पर आधारित केस स्टडी आता है। तो देखा जाए तो 6 केस स्टडी सामान्यतः आता है, कभी 6 भी, कभी 5 भी, कभी 7 भी। तो 6 से 7 केस स्टडी आता है 20-20 नंबर के, आप देखे होंगे। तो हम लोगों को पहला काम करना है कि पहले 15-20 दिन तक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो चूंकि केस स्टडी 125 नंबर का है, तो हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं कि 3-4 दिन 5 दिन केस स्टडी पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग अपना टाइम टेबल 15 दिन के बाद बदल देंगे। अभी तो जैसे हम लोग का टाइम टेबल मंडे से फ्राइडे है, तो मंडे से फ्राइडे पहले मैं सिद्धांत पढ़ाऊँगा। लेकिन 15 दिन के बाद, 2 सप्ताह के बाद हम क्या करेंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये चलेगा सैद्धांतिक पक्ष, और उसके बाद जो है थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन केस स्टडी चलना शुरू हो जाएगा 2 सप्ताह के बाद। क्योंकि 125 नंबर का केस स्टडी है, तो हम लोगों को केस स्टडी भी लगभग उतना ही पढ़ना चाहिए जितना हम लोग सैद्धांतिक पक्ष पढ़ते हैं। मान लीजिए हम लास्ट में 2-3 दिन 4 दिन जब आप सब पढ़ लिए, अब मैं आपको केस स्टडी 2, 4, 5, 10 करा दूंगा, 20 करा दूंगा। उस 20 कराने से क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 सप्ताह पहले इसको पढ़ेंगे और 2 सप्ताह के बाद तुरंत जो है 2 दिन केस स्टडी पढ़ना शुरू कर देंगे। अब पेपर में भी वही काम किया जाएगा कि 100 नंबर का पेपर हम लोग का रहेगा, तो उसमें 50 नंबर की थ्योरी रहेगी, 50 नंबर का केस स्टडी रहेगा। और लगभग जो है 300 केस स्टडी मैंने बनवा रखा है अपने बुकलेट में। उसमें IAS के भी कुछ हैं, कुछ PCS के भी हैं, कुछ अलग से मैं भी जोड़ रखा हूँ कुछ बनाकर। तो लगभग 300 केस स्टडी मैं बनवा दिया हूँ। तो आप लोग भी क्या करेंगे कि उस केस स्टडी से लिख कर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ टेस्ट में प्रैक्टिस होगा। और सामान्यतः ये मान के चलिए कि 100 केस स्टडी मैं भी लिख कर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा
केस स्टडी जो है 250 शब्द में लिखना होता है, ये ध्यान रखिएगा, 250 शब्द में लिखना होता है। ये बताइए कोई घटना हमने बताया और आपको मैं बोलूं कि आप 250 शब्द लिखिए, तो आप शुरू में नहीं लिख पाएंगे। जब तक जो है मान लीजिए 80, 90, 100 मैं भी केस स्टडी जब लिखवा दूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि 250 वर्ड में केस स्टडी कैसे लिखा जाता है। क्योंकि ये जो सिद्धांत, व्यवहारिक आयाम, विचारक आप पढ़ लेंगे तो इसी से जोड़ जोड़ केस स्टडी का आंसर लिखना होता है। तो यदि मान लीजिए मैं लगभग 100 करा दूं और आप भी 100 प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी में से मैं भी कराता रहूँगा। 300 केस स्टडी जो मैं आपको दूंगा बुकलेट, उस बुकलेट में से क्या करेंगे कि 100 मैं करा दूंगा, मैं लिखवा दूंगा, अलग से केस स्टडी कापी बना लीजिएगा। और आप लोग भी क्या करिएगा कि हफ्ते में 2 या 3 केस स्टडी आप लोग भी लिखते रहिएगा। तो आप लोग लिखते रहेंगे तो 100 मान लीजिए आपने लिख दिया, उसके बाद जो है मान लीजिए 50 हम जो है टेस्ट पेपर में प्रैक्टिस करा देंगे, तो 250 केस स्टडी लिखने के बाद वहाँ पर ऑटोमेटिक वो लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग पोल्ट्री पीटी पढ़ते थे, बहुत सारे लोग क्लास में पढ़े, और कितने लोग यूपी पीसीएस देने गए थे? कोई गया था? तो यूपी पीसीएस देने गए थे तो पोल्ट्री का पीटी का क्लास किए थे ना, उसके बाहर कहाँ क्वेश्चन आया था? आईएएस का ही पोल्ट्री का जो क्वेश्चन आया था, तो हम लोग के पढ़ने से बहुत ज़्यादा डिफर तो नहीं ना आया था, क्वेश्चन तो समझ में आया ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अपना मूल्यांकन स्वयं कर लीजिएगा कि यदि मान लीजिए 15 पीटी में क्वेश्चन पोल्ट्री का आया होगा तो सब लोगों का 10-12 सही होगा। तो कभी आपने अनुभव किया कि क्यों सही हुआ? वो जो क्लास में हम लोग का आचक टेस्ट होता था और दबाव बनाया जाता था, उसके कारण वहाँ पर सही हो गया होगा। तो यही चीज़ है कि जब आप लोग मान लीजिए केस स्टडी लिखेंगे टेस्ट में आकर, तो धीरे धीरे आपको लिखने का एक जो है व्यवस्थित, देखिए मेंस में क्या है, मेंस में 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला चीज़ तो आपको जो है ज्ञान होना चाहिए, दूसरा चीज़ होना चाहिए कि लेखन की गति आपकी ठीक हो, तो बिना लिखे तो होगा नहीं, और तीसरा चीज़ होना चाहिए कलाकारियाँ। कलाकारी का मतलब होता है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो लोग बहुत विद्वान व्यक्ति थे, कलाकार थे। तो वो कलाकारी कैसे सीखेंगे? लिख कर सीखा जाता है। जब लिखेंगे तो धीरे धीरे कलाकारी आ जाएगी कि कहाँ पर कौन सा टर्म रखना है, कैसी व्यवस्था बनाना है, कौन सा तकनीकी टर्म का प्रयोग करना है, कहाँ पर अंतर संबंधित लेखन करना है, कहाँ पर हमको संक्षिप्त लेखन करना है, कहाँ पर हमको जो है वो देखा जाए तो कम लिखना है, कहाँ पर हमको ज़्यादा लिखना है। आपको मैं चाहे जितना ज्ञान सिखाता रहूँ कि गाड़ी कैसे चलती है, अब मुखर्जी नगर में लाकर मैं आपको, आप मान लीजिए बीटेक किए हैं, बहुत सारे लोग मान लीजिए बीटेक भी किए होंगे, कोई बीटेक किया हुआ है मान लीजिए, और आप कभी गाड़ी नहीं चलाए हैं, और आपको मैं जो है, आप सब जानते हैं भाई, बीटेक जो मैकेनिकल किया है वो तो सब जानता है ना कि कौन सा गियर है, क्या है गाड़ी का, सब उसको पार्ट्स पता है। क्या वो गाड़ी चला लेगा? नहीं चला पाएगा। जब तक 100, 200, 500 किलोमीटर गाड़ी वो नहीं चला पाएगा, तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी गाड़ी जो है साइड से कितना जगह रख रही है, अंदाजा ही नहीं उसको मिलेगा। यही चीज़ मेंस में भी है। कोचिंग का पर्पज सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति करना नहीं है। ज्ञान प्राप्ति तो आप मान लीजिए किताब तो खरीद लीजिए, मार्केट में सब है, ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। इसके साथ आपको लिखना भी जरूरी है। और आप सब लोग, अब आप बहाना नहीं बना सकते हैं कि हमारा पीटी का एग्जाम है, अब तो मान लीजिए जो होना था हो गया। अब सब लोग लग कर हर सैटरडे को, इसी सैटरडे टेस्ट शुरू होगा, भले ही मैं 3 दिन पढ़ाऊँगा लेकिन चौथे दिन टेस्ट होगा, सैटरडे को टेस्ट होगा। सब लोग आकर यहाँ बैठ कर लिखिए, उसी से सब कलाकारी हम लोग सीख पाएंगे। और तीसरा जो चीज़ बताया कि हम लोग को एक नोट्स भी बनाना है रिवीजन के लिए, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम आएगा तो हमारे पास यदि नोट्स नहीं होगा तो हम कैसे रिवीजन करेंगे। मान लीजिए हम भी आप लोगों को नोट्स दे देंगे, मार्केट से भी आप किताब खरीद लेंगे, लेकिन एक कॉपी आपकी होनी चाहिए जिसमें जो है आप अच्छा से नोट्स बनाइए। और उसमें आप लोग सब लोग प्रयास करिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका कॉपी है, इसमें इधर इस साइड में जो है राइट हैंड साइड में जैसे मैं लिखवा रहा हूं तो आप लोग उसको लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड पेज छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड पेज छोड़ने का क्या पर्पज़ है कि जब मैं आपको पढ़ा लूँगा तो जैसे मान लीजिए आप अभी नोट्स मिल जाएगा आपको, या मान लीजिए मार्केट में कोई किताब मिल जाएगा, या मार्केट में किसी का नोट्स मिल जाएगा। देखिए हम मास्टर लोग हैं, कोचिंग वाले लोग हैं, हम लोग साधन हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी कोचिंग खराब नहीं है, सब कोचिंग अच्छा है।
सब मास्टर अच्छे हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ सोचना है कि हमको जो है अपना सब कोचिंग से, सब मास्टर लोगों से लाभ उठाकर हमको परीक्षा पास करना है, इस पर दिमाग लगाना है। किसी कोचिंग का मान लीजिए अच्छा नोट्स है, किसी का कोचिंग का अच्छी किताब है, किसी का पत्रिका है, आप लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आप हम हमेशा ये सोचिए कि हमारा नोट्स अपडेट होता रहे, हमारा नोट्स अच्छा बन जाए। तो मान लीजिए हमने पढ़ाया, आप यहाँ पर लिखिए और ये जगह अपना छोड़ के रखिए। जब आप दूसरा नोट्स पढ़िएगा, दूसरा कोई किताब पढ़िएगा, तो इससे संबंधित जो उसमें अच्छी बातें मिलेंगी, यहीं साइड में अपना नोट्स करते रहिएगा। इससे नोट्स भी तैयार हो जाएगा, रिवीजन करने में आपको सहूलियत होगा। नोट्स नहीं बनेगा तो रिवीजन कैसे कर पाएंगे? तो आपको 3 काम करना है। एक तो पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये जितना कामा बिंदी लिखा है ना, सब मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। लगभग 2 से ढाई महीना क्लास चलेगा। ये समझिए कि अगस्त के लास्ट में क्लास खत्म होगा। आज 15 जून है, 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 जो है अगस्त, 10-5 दिन और मान के चलिए कि आप लोग भी कुछ कहेंगे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो अगस्त के लास्ट में ये कोर्स खत्म होगा। लगभग 2 से ढाई महीना लगता है। चलिए, ये सब तो आप समझ गए। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ। तो जैसे मैं बताया कि ये आपका सिलेबस है, तो हम लोग जो है सिद्धांत पढ़ेंगे, पहले कुछ व्यवहारिक आयाम पढ़ेंगे, उसके बाद 15 दिन के बाद जो है इसी के पैरेलल केस स्टडी का क्लास शुरू कर दूंगा। तो वो भी जो है 3 दिन थ्योरी चलेगा, सैद्धांतिक पक्ष चलेगा, और 2 दिन जो है ये चलेगा। मंडे से फ्राइडे ही क्लास चलेगा, और आप लोगों का जो है सैटरडे को टेस्ट हुआ करेगा। और मंडे को मैं भी प्रयास करूंगा कि आप लोग का सब कॉपी चेक करके मैं आपको दे दूँ। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं।